हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम दिल्ली पुलिस एससीएम का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो 8 जनवरी है, ठीक ना। 8 जनवरी 2026 है। तो इसका जो शिफ्ट 1 वाले है उसका एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, ये केवल दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो हाई है, मान लो वो तो हाई, लेकिन जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, जैसे कि एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम एडिक्यूटी कंडक्ट करवा रही है। तो इस आधार से जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न दिए हो, अगला पहला प्रश्न है। देखिए कि 1956 की औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न है 1956 की औद्योगिक नीति के में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। कृषि क्षेत्र है कि इन हैवी यानी यहाँ पर भाती नहीं भारी होगा, भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र को, या लघु उद्योग और हस्तशिल्पी को, या केवल निजी क्षेत्र को। पूछ क्या रहा था कि 1956 में, देखिए कि 1956 में यहाँ पर जो रहेगा, देखिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? वो चालू हुई 1956 से लेकर 1956 से 1961 तक चली, ठीक है ना। 1956 से 1961 तक चली, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ कि भारी उद्योगों और यहाँ पर लिखा ना औद्योगिक नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र, औद्योगिक है तो उद्योग से संबंधित रहेगी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र यानी हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। इस नीति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को कमांडिंग हाइट्स पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है ना। उद्योग वर्गीकरण उद्योगों के 3 श्रेणी शेड्यूल ए बी एंड सी में बांटा गया था, ठीक है ना। और क्या हो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का आधार बनी, जिससे ये मॉडल को किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों, द्वितीय जो पंचवर्षीय वो महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये रखिए, और जो पहली पंचवर्षीय, इसको भी आप लोग याद रखिए। पहली जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, ये किस पर आधारित थी? कृषि के उत्थान के लिए थी, ठीक है ना। कृषि के विकास के लिए, ठीक है ना। कृषि के उत्थान या विकास के लिए थी। ये थी कितने से 1951 से, ठीक है ना। 1951 में 5 जोड़ोगे तो 1956 तक, ठीक थी 1956 तक। तो आप लोग इसको याद रखिए। और ये किस पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड और डोमर मॉडल, ठीक ना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो आप लोग इसको देखिए, एक सेकेंड, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें जोर किसमें दिए गए? कृषि विकास में, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों कि भारत में, अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफी उत्पादन के संबंध में निम्न कितने से कथनों पर विचार करें। यहाँ पर लिखा अरेबिक कॉफ़ी की खेती की शुरुआत भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर हुई थी। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन, और ये ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट है। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं, ठीक। ये 2 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक ना। उपरोक्त स्थानों, अब लिखा है कि उपरोक्त स्थानों पर सही चुनना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है उपरोक्त केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल 2 सही, सी है दोनों सही है, और ना तो ए सही ना तो बी सही, यानी ना तो एक सही ना तो बी। तो इसका मतलब है, लिखा अरेबिक कॉफ़ी की जो है खेती शुरुआत भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर हुई, ये करेक्ट बात है, ठीक है ना। और केरल तमिलनाडु कर्नाटक प्रमुख जो है इस पर काफ़ी उत्पादक राज्य हैं, तो ये भी सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर
सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक ना। इसका ए और बी दोनों सही है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्यों सही है। कि भारत में अरेबिक काफ़ी की खेती जो है 17वीं शताब्दी में कर्नाटक की बाबा बुदुन गिरी पहाड़ियों, ठीक है ना, चिकमंगलूर जिले में शुरू हुई थी, जब सूफी संत बाबा बुदुन यमन से बीज लाए थे, ठीक है ना। और देखिए कर्नाटक केरल, स्टेटमेंट दो है, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत के पारंपरिक काफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं, जो देश के कुल काफ़ी उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बनते हैं, जिसमें कर्नाटक सबसे आगे है, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। लिखा ओरछा महोत्सव, ओरछा महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं। खेल और साहसिक कार्य से है, कि कला और संस्कृति से है, या कृषि और तकनीक से है, या वन संरक्षण से है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है वो किससे होगा, बी, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। देखिए कि यह महोत्सव ओरछा शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश, ओरछा कहाँ मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति के परिदृश्य को दर्शाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे कि कला और शिल्प है, हथकरघा, क्षेत्रीय व्यंजन, ये है ना, प्रदर्शन कला और नृत्य और संगीत है, और क्या है मार्गदर्शित इतिहास यात्राएं हैं, फोटोग्राफी, ये सभी हैं। और क्या है कि ये उत्सव जो है ओरछा के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, दुनिया का एकमात्र स्थान जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और अन्य ऐतिहासिक इमारतों जैसा ओरछा किले, चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल से भी जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि लिखा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में आमतौर पर कौन सी गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। किस गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके सामने क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो होता है, ठीक है ना, ये तो होता है। ओजोन, ये भी होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड कल हम देख रहे थे ना, तो क्योंकि इससे प्रश्न आया था, तो ये भी होता है, ठीक ना, SO2 भी होता है, ठीक ना। तो कौन नहीं होता, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है को ये उपयोग नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। वहाँ पर नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि AQ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो गणना है वो मुख्य रूप से 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों के आधार पर की जाती है, जैसे PM2.5, PM10, CO2O, ठीक है, O3 रहेगा, ओजोन, NO2, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, केवल N2 नहीं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन क्या है, लेकिन जो है नाइट्रोजन वायुमंडल का एक बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन ये इन मुख्य प्रदूषकों में शामिल नहीं है। जो नाइट्रोजन है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं, 78% है, 21% जो है वो ऑक्सीजन, लेकिन इसके बावजूद भी नाइट्रोजन क्या है, प्रदूषकों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। और जो स्वास्थ्य एवं पर तत्काल प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में उपयोग में नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने लिखा है कि जिस प्रकार पक्षी का संबंध घोंसले से है, तो उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध जो है किससे है। तो यहाँ पर लिखा पक्षी, तो पक्षी कहाँ पर रहती है, घोंसले में। पक्षी का जो घर है वो कहाँ है, घोंसले में। तो मधुमक्खी कहाँ पर होती है, तो मधुमक्खी का घर क्या होता है, छत्ता होता है, ठीक है ना। अब आपके सामने एक गुफा में क्या होता, शेर होता है, छत्ता में इसमें क्या होना रहता है, मधुमक्खी होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेबल में कौन रहता है, हॉर्स रहते हैं, हॉर्स मन घोड़े। इसका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा इसका। अब यहाँ पर दिया तर्क, जिस प्रकार पक्षी के रहने का स्थान घोंसला कहा जाता है, उसी प्रकार मधुमक्खी के रहने का स्थान जो है छत्ता कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा है कि जहाज या नाव द्वारा की जाने वाली लंबी समुद्री यात्रा जो है, समुद्री यात्रा को एक शब्द में क्या कहते हैं, भ्रमण, वायज, ठीक ना, वायज, या अभियान एक्सपेडिशन,
सफारी, ठीक ना। तो इसे क्या कहते हैं, अगर समुद्री यात्रा है तो उसे क्या कहते हैं, वॉयज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जल यात्रा। मेन तो ये मीनिंग होती है वॉयज, ठीक ना। आप लोगों ने इसको कब पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। और अब देखिए, देखिए जो समुद्र के रास्ते की जाने वाली जो यात्रा को जल यात्रा कहा जाता है, नहीं वॉयज कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, ठीक है ना, विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये एक बार प्रश्न और आया भी था, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करना है, या पाकिस्तान के दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना और क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करना। ये है कि ऑप्शन नंबर जो है सी है, पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करना या अरब सागर में सैन्य बेस बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा कि पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंच बनाना और क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करना, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा चबार बंदरगाह के निर्माण के पीछे भारत के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है कि पाकिस्तान को दरकिनार करना। अब भारत यानी क्या दरकिनार करके क्या है, भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के साथ व्यापार कराने के लिए पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर बाधित रहता है। चबार इस बाधा को खत्म करता है। आप इसको देखिए, इसके बाद हम आपको इसका जो है फिगर दिखाते हैं, यानी मैप में दिखाते कहाँ पर है। चीन को देखिए, और क्या है, चीन को संतुलित करना, यानी चीन पाकिस्तान में क्या है, चीन पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो चबार से मात्र 170 किलोमीटर दूर है। चबार के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति स्ट्रिंग ऑफ फिल्स को जवाब दे रहा है, ठीक है ना। और क्या है, NSTC का हिस्सा यह बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को रूस और यूरोप से कम समय में जोड़ता है, ठीक है ना। और क्या है कि अफगानिस्तान की मदद से भारत इसके जरिए मानवीय सहायता और व्यापार सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है, जिससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता जो है वो कम होगी। आइए इसको थोड़ा मैप में देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये है इंडिया, आप लोग देख रहे होंगे कि ये भारत का इंडिया है, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान का है, और ये है ईरान। ईरान में है चाबार बंदरगाह, तो यहाँ पर ये है चाबहार पोर्ट, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ से जो भारत समुद्री मार्ग से ऐसे जाता है, उसके बाद फिर ईरान का जो ज़मीनी स्तर, उसके बाद इधर क्या है, इधर है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इधर से अफगानिस्तान कजाकिस्तान से होकर होते इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए सही रहता है, तो इसको मतलब छोड़ करके, नहीं तो अगर यहाँ से होता तो इसको ऐसे जाना पड़ता, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि कनिष्क किस बौद्ध संगीति से संबंधित है। आइए आपके सामने ऑप्शन है, पहली बौद्ध संगीति से, कि दूसरी से, कि तीसरी से, कि चौथी से। तो दोस्तों ये जो है चौथी से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा इसका, कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगीति से संबंधित है, यहाँ पर दिया है। आइए देखते हैं कि जो कनिष्क शासनकाल जो 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष उनके उप अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए देखिए सभी बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पर हुई थी, वो राजगृह में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ, राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना। समय मतलब कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप थे। और ये मतलब जिस साल जो है 483 ईस्वी पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु हुई थी ना, तो उसके बाद ये हुआ था उसी वर्ष में। और अध्यक्ष कौन, महाकश्यप है। और ये किस शासक के शासनकाल में हुई, ये अजात शत्रु के समय में, ठीक है। और उद्देश्य क्या है कि विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई वो वैशाली में हुई, ठीक है ना। कब, 383 यानी 100 वर्ष के बाद, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है ना।
और सबकामी यानी सर्वकामनी जो है इसके क्या है अध्यक्ष थे। और ये काला अशोक के शासनकाल में वैशाली के जो शासन था काला अशोक का था। और अनुशासन जो संबंधी मतभेदों का इसमें हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि अनुशासन संबंधी मतभेदों का समाधान, स्थावीर और महासंघिक में विभाजन की शुरुआत हुई। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, वो अगला क्या है, अगली संगति क्या, तृतीय संगति, जिस कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई। ये कब हुई, 251 ईसा पूर्व में। ठीक ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोग्गा लिपुतिस थे। ठीक ना। और किसके शासनकाल में, अशोक, सम्राट अशोक के समय में। अब इसमें हुआ क्या कि अभिधम्म पीटक का संकलन और संघ भेद को रोकने के लिए नियम बनाए गए। ठीक है ना। और लास्ट यानी अंतिम बौद्ध संगति जो चौथी है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई। और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में यानी, ठीक है ना। और वसुमित्र जिसके अध्यक्ष, ठीक है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के समय में हुई। और इसमें क्या हुआ कि हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। ठीक है ना। और 20 भाषा शास्त्र की रचना हुई। ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान के रचयिता कौन है। ये आपके सामने ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्त प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, और अगला ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस गीत को 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। श्यामलाल गुप्त पार्षद उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले थे। ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 77वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप जो है 2024 किस तारीख को आयोजित की गई। ये आपके ऑप्शन है कि 10 से 13 अगस्त 2024 में, कि 10 से 13 सितंबर 2024 में, कि 20 से 24 अक्टूबर 2024 में, या 1 से 5 जुलाई 2024 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 10 से 13 सितंबर 2024 में। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए कि स्थान क्या, यह प्रतियोगिता मंगलुरु के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल में आयोजित की गई थी। आयोजक स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI। और यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक 2024 के ठीक बाद आयोजित हुई थी। हैं। और क्या हुआ। अब अगला प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में उदारीकरण का मुख्य रूप से अर्थ है, कौन सा अर्थ है। ठीक क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अर्थ है। क्या है कि सभी उद्योगों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, या ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना है, या विदेशी, ऑप्शन सी विदेशी निवेश पूर्ण प्रतिबंध है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या पर वृद्धि करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। इसका क्या होगा, बी जो है करेक्ट होगा कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाना। ठीक है ना। और अब देखिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एनालिसिस एक्सप्लेनेशन कि भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी, जिसे नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आमतौर पर LPG सुधार के नाम से भी जाना जाता है। एल का अर्थ है लिबरलाइजेशन यानी उदारी, और पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन। आप लोग LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत समझना। ठीक है ना। यानी वैश्वीकरण भूमंडलीकरण। ठीक है ना। इस दिन से भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना एवं देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को दूर करना था। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में खेलों के प्रति जमीनी स्तर पर जुड़ाव और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है। तो ये दोस्तों कौन है, खेलो इंडिया गेम्स है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा इसका। आइए देखते हैं कि भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए की है। यह युवाओं की पारंपरिक और आधुनिक दोनों खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित लोक नृत्यों का उनके पारंपरिक वेशभूषा के सही मिलान करना है। और देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो था कि एक तरफ लोक नृत्य था और दूसरी तरफ उनकी पारंपरिक जो है
वेशभूषा थी, ठीक है ना, वेशभूषा। तो आइए यहाँ पर एक पहला लिखा है थिरुवाथुरकली। अब यहाँ पर दोस्तों जो है ये जो इसको है ये एक के सामने होना चाहिए, एक के सामने नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, हम समझा दे रहे हैं कि जो है थिरुवाथुर जो है थिरुवाथुर जो कली है ये जो है ये क्या है कि केरल की एक पारंपरिक कास्बो साड़ी है। यानी एक का जो मिलान होगा वो एक का क्या होगा, एक का होगा बी, ठीक ना, वन का बी होगा। और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है रौफ, रौफ है, ठीक ना, रौफ। तो रौफ क्या है, ये फेरन और सिर पर कसीगीदार वाली स्कर्फ है, वाला स्कर्फ है। टू का जो है सी होगा। और फिर जो लिखा है सेला, सेला जो है ये सफ़ेद धोती और रंगीन कमरबंद और मोरपंख लगा मुकुट है, ये सेला इसको कहते हैं, ठीक। सेला का जो लोक नृत्य है उसमें जो वेशभूषा होती है कि वो कौन, सफ़ेद धोती और रंगीन कमर बंद और मोरपंख लगा मुकुट, थ्री का ए होगा, ठीक है ना। और एक वन का बी, तो यानी वन का बी होना चाहिए, वन का बी, टू का सी और थ्री का ए। तो ये देखिए ऑप्शन में कौन है, वन का बी, टू का सी और थ्री का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए देख लेते हैं यहाँ से, थिरुवाथुरकली जो केरल का है, इसमें महिलाएं सुनहरी जरी वाली सफ़ेद कासाबू साड़ी पहनती है और बालों में गजरा लगाती हैं, केरल पैटर्न पर आधारित जानकारी, ठीक है। और रौफ में क्या होता है, जम्मू कश्मीर का है, कश्मीर महिलाएं ढीले ढाले फेरन और रंगीन स्कर्फ पहनती हैं, इसकी जानकारी। और सेला जो है ये पुरुषों द्वारा की जाने वाला झंडा नृत्य है, इसमें सफ़ेद धोती, साफा और मोरपंख से सजी वेशभूषा पहनते हैं, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी वस्तु की मांग अधिक हाई डिमांड होती है और आपूर्ति कम होती है तो बाजार में क्या होता है, क्या होता है, कीमत घट जाती है, कीमत स्थिर रहती है, कीमत बढ़ जाती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। दोस्तों क्या होती है कि कीमत बढ़ जाती है। जब हाई डिमांड होगी तो क्या होगी, और आपूर्ति कम हो यानी सामान कम हो और मांग ज़्यादा हो तो फिर कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बाज़ार में आप लोग जाते होंगे जब, यानी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए आलू है और आलू की मांग बहुत ज़्यादा है, यानी लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और मान लीजिए पूरे बाज़ार में एक ही बोरी हो तो वहाँ पर क्या होता है, आलू का दाम जो है वो बढ़ जाता है फिर। तो इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब देखिए आपूर्ति और मांग के नियम के अनुसार जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है और वह बाज़ार में कम मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि खरीदार उसे पाने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, सामंत किसे कहते थे, तो वे लोग, ऑप्शन है, वे लोग जो राजा के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं, या वे सैनिक जो केवल राजा की निजी सुरक्षा करते हैं, और या वे व्यक्ति जिन्हें राजा द्वारा भूमि का एक बड़ा हिस्सा जागीर मिलता था और वे बदले में क्या है, और बदले में सैनिक सेवाएं कर देते थे। यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, यही होता है। और विपरीत अगला देखिए सामंत शब्द संस्कृत में सम यानी सब और अंत समाप्त पड़ोसी से मतलब होता है, समाज से, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी या साथी होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मध्यकाल में जो सामंत एवं स्थानीय शासक एवं शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसे राजा अपने राज्य का हिस्सा जागीर प्रदान करता था, ठीक है ना। और सामंत उस जागीर का मालिक बन जाता था, वहाँ के किसानों से लगान वसूलता था और ज़रूरत पड़ने पर राजा के लिए सेना भेजता था। यह सामंती व्यवस्था का मूल आधार था, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि लिफ्ट में रखी वजन मापने वाली मशीन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। क्या एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो भार अधिक महसूस होता है, ये आया था। पी है, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो भार कम महसूस होता है। या लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह मुक्त रूप से गिरे तो भार शून्य महसूस होता है। और अब ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से आप लोग क्या केवल एक सही है, 2 और 3 सही हैं, या केवल 1 और 3 सही है, या सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा, इसमें सभी सही हैं, ठीक है ना। अब कैसे देखिए कि ऊपर जाने पर क्या है, आभासी भार डब्ल्यू बराबर mg+a बढ़ जाता है, ठीक है ना। और नीचे आने पर क्या होता है, और mg यानी g-a हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। मुक्त गिरने पर क्या होता है, a बराबर g फ्री फॉल होता है, ठीक है ना, जहाँ w भार महसूस नहीं होता। तीनों कथन सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणों उपरांत किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
तो ये दोस्तों 2025 में इनको सम्मानित किया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ठीक ना। शारदा सिन्हा कहाँ के हैं? बिहार के हैं, ठीक ना। शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म विभूषण और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, जो भारत की दूसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा, ठीक है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये दोस्तों उन्होंने 6 पदक जीता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अब देखिए कि रजत पदक विजेता यानी दीपक पुनिया पुरुष 66 86 किलोग्राम में। कांस्य पदक विजेता अंतिम मघाल महिला फ्रीस्टाइल 53 किलोग्राम में है। सोनम मलिक महिला फ्रीस्टाइल जो 62 किलोग्राम में। किरण बिश्नोई ये क्या है 76 किलोग्राम में। और अमन सावरात ये 57 किलोग्राम में। और एक अन्य कांस्य पदक है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए 2018 की तुलना में 2018 में भारत ने कुश्ती में 3 पदक और 2 स्वर्ण 1 कांस्य जीते थे, जो 2023 के प्रदर्शन से कम थे, जब भारत ने कुल 107 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, ठीक है ना। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग उसका बेनिफिट ले सके। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहाँ से ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।